नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और आप जो है वीडियो को समय से देख करके अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुभकामना करते हैं कि माता लक्ष्मी जो है आप सभी पे कृपा बनाए रखें और इसी तरह आप लोग जो है आगे बढ़ते रहें। दूसरी बात एक खुशखबरी और है, शुभकामनाएं देते हैं कि ए स्टेट पेपर 1 में हिंदी जंक्शन के जितने भी विद्यार्थी थे, अभ्यर्थी थे, सभी का जो परफॉर्मेंस है बेहतर रहा है, क्योंकि पूछा वही गया है जो पढ़ाया गया था। तो सभी का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जिसके सभी प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास किया है। आपके द्वारा जो प्रश्न भेजे गए थे उसको हम जो है बताने का, एनालिसिस करने का प्रयास किया है। तो ये जो है बहुत सुख की बात है और खुशी की बात है कि जो पढ़ाया गया हिंदी जंक्शन पे वही आया है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा वीडियो है, किस टॉपिक पे है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 3, यानी ये जो प्रैक्टिस सेट है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 से 2 करवाया जा चुका है, साथ ही 4 जो है प्रीवियस सेट करवाया गया है। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि पेपर 2 पीजीटी का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें 100 प्रश्नों को देखेंगे। सिलेबस के अनुसार आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, प्रश्नों को संग्रहित किया गया है ताकि आपका स्तर का ध्यान रखा जा सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को देखिएगा और हिंदी जंक्शन से जुड़िए, आपका तैयारी बेहतर हो। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। जैसे कि ए स्टेट पेपर 1 में बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिले थे, तो ए स्टेट पेपर 2 में तो कहना नहीं है, पेपर 2 में लगभग उससे तिगुना प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 60 से 70 प्रश्न हूबहू आपको हिंदी जंक्शन पे जो बताया गया है वही पूछा जाएगा। तो आप लोग चैनल तैयारी बेहतर कीजिए। हमें टॉपिक को टॉपिक वाई करवाया गया है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट को 4-5 बार बनाइए, क्योंकि यहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए, किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपका तैयारी हिंदी की संपूर्ण हो जाएगी। कहीं से कोई भी वीडियो या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम जो देंगे वही काफ़ी है आपकी तैयारी के लिए। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो आप सभी को पुनः जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के प्रश्नों को देखते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट 2025, यानी बिहार स्टेट 2025 होने वाले हैं 15 नवंबर को, उसी का तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 है, यानी पीजीटी पेपर है, यानी 11 12 का ये प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है, यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले बारे अगर पहला, दूसरा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, जिससे कि तैयारी बेहतर हो सके। तो आप सभी को ये पता होगा कि स्टेट पेपर 1 में जो चारों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है 17 और 18 को, उसमें बहुत क्वेश्चन जो है हूबहू मेरे चैनल पे जो पढ़ाया हुआ था डायरेक्ट मैच किए हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, बहुत अच्छा से एग्ज़ाम गया है। तो आप लोग दिवाली को भरपूर आनंद लीजिए, और दिवाली के बाद जो है बीपीएससी 4.0 में लग जाना है आपको। और अगर जिनका दोनों पेपर का एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहे, क्योंकि 2 दिन का दीपावली है, तो आपको एंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आपको 1-2 क्लास भी करते रहना है, ताकि तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो आप सभी को दीपावली की, आज जो है छोटी दीपावली है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
आप जो है पटाखों के साथ खुशियाँ मनाइए और आप लोगों का एग्ज़ाम है जो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इस स्टेट में आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि जो पूछा जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा वही, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हिंदी जंक्शन पे जो पढ़ाया जाएगा आपको बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे, तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। आज जो है हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट को, यानी आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले 1 से 2 हो चुका है और इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी बीच बीच में देखेंगे और क्लास भी करते जाएंगे। तो लगभग हमें लगता है कि 15 से 17 टॉपिक का क्लास बचा हुआ है, जिसको हम जल्द ही पूरा कर देंगे, यानी लगभग 5 तारीख तक समाप्त कर देंगे, 5-6 तक। उसके बाद जो है 2-4 प्रैक्टिस सेट होगा और अंत में एक महामैराथन का क्लास होगा जिसमें 500 लगभग प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने रीतिकार को रीतिकार की संज्ञा दी है? यानी वे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने रीतिकार को रीतिकार संज्ञा दी है? तो देखिए ऐसा करने वाले जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को रीतिकार नाम दिया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए एक बात और होता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को एक और नाम दिया है जिसको उत्तर मध्यकार भी कहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। रीतिकार को जो है अलंकृतकार, श्रृंगारकार और कलाकार भी कहा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इनके 4 नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग का जो एग्ज़ाम है CBT मोड में है, तो थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार पेपर 1 में एक का कमेंट हम देखें कि मैंने सब बनाया था लेकिन 37 ही अंतिम में शो किया, तो उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ है हिंदी में प्रसिद्ध ललित निबंधकार किसे माना जाता है? यानी हिंदी का जो प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं वो किन्हें माना जाता है? तो देखिए हिंदी के जो प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं वो कौन हैं? तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी विकल्प क जो है सही आ जाएगा। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो महत्वपूर्ण रचना है जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं आपका सिलेबस में लगा हुआ है, शिरीष के फूल हैं, अशोक के फूल हैं, तो ये सारे इनके जो है प्रसिद्ध निबंध हैं, तो ललित निबंध में आता है ये सब। और जो प्रमुख और जो है प्रधान ललित निबंधकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो विद्यापति के संबंध में ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो विद्यापति, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो भी महत्वपूर्ण पंक्ति है हमेशा एग्जाम में आता है, तो जितने भी आपके क्लास करवाए गए हैं 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट ये दोनों का आपको 4-5 बार अच्छे से बनाना है, क्योंकि यहाँ से आपके 10 से 15 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे, तो उसको आपको अच्छा से करना होगा। आगे देखिए पूछा गया है, प्रश्न है चंद्रवर दाई रचित पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग है? अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चंद्रवर दाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसको जो है सर्ग को समय कहा गया है, यानी जो खंड होता है, भाग होता है, उसको समय बताया गया है। तो पृथ्वीराज रासो में कितने समय है ये आपको बताना है। देखिए इसमें जो समय है 69 समय है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। 69 समय है जिसे सर्ग बोला गया है। अब देखिए चंद्रवर दाई जो हैं वो आदिकालीन रचनाकार हैं, पृथ्वीराज रासो जो है वीर काव्य है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो सिद्धों की संख्या बताई है वो सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 बताई है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि नाथों की संख्या कितनी बताई है? तो 9 बताई। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा प्रश्न में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको पूछ दे सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 84। कोई ज़रूरी नहीं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही पूछे, तो दोनों तरीका से पूछ सकता है। तो आपको नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84 याद रखना है। दूसरी बात है कि आज का जो वीडियो है वो लगभग 1 घंटा का हो जाएगा, तो आपको धैर्य बना करके साथ में रहना है,
क्योंकि 1 घंटा तक आपको जब देखिएगा तो एक एक प्रश्न को आप अच्छे से देख पाइएगा और उसका कुछ हम विस्तार बताते हैं। तो हम जो भी बताते हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हूबहू वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। अब देखिए ये प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है। तो अपभ्रंश में जो दोहा काव्य की परंपरा का शुरुआत किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो जो इंदु के द्वारा किया गया है। ये 6ठी शताब्दी के जो है रचनाकार थे और इनकी एक रचना है योग सार, जिसमें दोहा काव्य की परंपरा का शुरुआत माना जाता है। तो जो इंदु से माना जाता है ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो शुरुआत है वो जो इंदु के योग सार से माना जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट का किसी भी परीक्षा का हिंदी से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है हिंदी साहित्य और 2-4 प्रश्न व्याकरण के देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ है, निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। यानी देखना है कि निम्न में से कौन कवि हैं जो निर्गुण भक्ति धारा के नहीं हैं। तो देखिए रैदास, नानक और कबीर ये तीनों जो भक्ति धारा के हैं यानी निर्गुण भक्ति के, लेकिन विद्यापति जो हैं आदिकालीन कवि हैं। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, ये निर्गुण भक्ति के नहीं हैं। कुछ भक्ति भी किए हैं, तो राधा कृष्ण और शिव का स्तुति किए हैं, तो ये विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे। यानी 84 जो सिद्धों की संख्या मानी गई थी उसमें सबसे पुराने जो है किन्हें माना गया है। तो सबसे पुराने जो माने गए हैं वो सरहप्पा को माना गया है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो विकल्प घ जो है आपको ध्यान में रखना है। सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं सरहप्पा हैं, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन हैं। तो ये जो है बच्चन सिंह की रचना है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गरे राम की जबरी चित खेचें तित जाऊं। उपयुक्त पंक्ति किसका है। यानी ये जो पंक्ति है वो किसका पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है कबीरदास की पंक्ति है। यानी अपने आप को जो है राम का कुत्ता बता रहे हैं, तो आप जैसे परमात्मा कहेंगे इसे सुन रहे हैं। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है। आगे पंक्ति है, दास मरुक का कह गए सबके दाता राम। तो ये जो पंक्ति है ये मरुक दास की पंक्ति है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये भी निर्गुण कवि थे, तो ये विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका जो तैयारी है वो यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है। तो कितना भी कठिन प्रश्न दे या कितना भी हार्ड प्रश्न दे या कितना भी सरल प्रश्न दे, सभी को आप बना पाइएगा। और आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है स्टेट पेपर 1 से, तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको जो है बनाने लायक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कठिन नहीं है, बिल्कुल आपके लिए जो है स्तर है वो सही है। अब देखिए यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। देखिए कबीर की जो वाणी की विशेषता है वो कौन सा नहीं है। तो संसार की अनित्यता है, ये तो सही बात है। मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि का महत्व, ये नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। हृदय की शुद्धि है, हिंदू और मुसलमान को फटकार लगाएं, ये भी सही है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। यानी मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि का महत्व ये अपनी वाणियों में नहीं बताए हैं। तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न सामने हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। अब जो सुमेलित नहीं है वो आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ देखिए इंद्रावती है, नूर मोहम्मद का बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह का, चित्रावली उस्मान का है। मधुमालती जो है कुतुबन का नहीं है, मंझन का है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मधुमालती जो है ये सही नहीं है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा।
आगे है जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ के राजकुमारी थी। तो देखिए जायसी का जो पद्मावत है उसमें अगर पद्मावती का चरित्र को देखिएगा तो वो जो है सिंहर द्वीप की राजकुमारी रहती है। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रचना को। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है। तो जायसी ने जो पद्मावत की रचना की है वो किस भाषा में की है, तो अवधी भाषा में की है, ये ध्यान रखिएगा। तो अवधी भाषा में की है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए दिखा दिया गया है जायसी का जो बारह पद्मावत है उसमें बारहमासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है। यानी जायसी ने पद्मावत में जो बारहमासा पद्धति का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, वो किसके लिए किया है। देखिए शौर्य चित्रण के लिए किया है, तो ऐसा तो नहीं है। नक्सिक वर्णन ये भी नहीं है। विरह वर्णन ये देखिए बिल्कुल सही है। विरह वर्णन के लिए जो है बारहमासा का प्रयोग किया है, तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा। बारहमासा का प्रयोग जो जायसी ने किया है पद्मावत में वो नागमती का जो है विरह वर्णन करने के लिए प्रयोग किया है। और बारहमासा का जो शुरुआत करते हैं जायसी वो आषाढ़ माह से करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, आषाढ़ महीना से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है सूफी काव्य का उद्देश्य है। तो सूफी जो काव्य है उसका उद्देश्य क्या है, यानी प्रेम का निरूपण है, विकल्प का जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है खड़ी बोरी का एक अन्य नाम है। तो खड़ी बोरी का एक अन्य नाम क्या है आपको बताना है। तो खड़ी बोरी को जो है एक अन्य नाम यानी कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए हम बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। अब देखिए पूछा गया है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो देखिए भारत में जो भाषा का आधार पर गठन हुआ वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब देखिए भारत संविधान में जो है भाषा के राजभाषा के अनुसार से जो है 3 भागों में बांटा गया है, क ख ग यानी ABC भाग में। तो सभी स्टेट को अपने अपने अनुसार रखा गया है, जो आप पढ़िएगा यानी पढ़ाया गया है राजभाषा राष्ट्रभाषा उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ है देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक कहकर रोमन लिपि को किस भारतीय ने प्राथमिकता दी। तो देखिए देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक कर रोमन लिपि की जो प्राथमिकता देते हैं वो कौन है, तो सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ऐसा करने वाले ये सुनीति कुमार चटर्जी हैं, जो कि ऐसा उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं चंद्रवरजाई हैं और इसको जो है पूर्णतः करने वाले उनके बेटे जरहन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है वीर काव्य है, यानी वीर काव्य है जिसमें पृथ्वीराज रासो के युद्ध का वर्णन किया हुआ है, तो ये जो है ध्यान में रखिएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे देखिए कहा गया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था, शायद 1975 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो प्रिय प्रवास जो हरिऔध की रचना है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो 17 है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। 17 सर्गों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक हैं, यानी स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक कौन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको जवाब देना है। तो देखिए श्रीधर पाठक को स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक माना जाता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज जो है दीपावली है, छोटी दीपावली, तो चारों तरफ पटाखे भी छूट रहे हैं, तो आप लोग को पर्व त्यौहार में भी हम आपके लिए क्लास जो है उपलब्ध करवा रहे हैं और सभी का जो है आंसर की बताने का प्रयास किए हैं। ए स्टेट पेपर 1 में जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपने जो प्रश्न को भेजा था उसके आधार पे हम
बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं, जो आपके रिजल्ट में देखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आगे जो है हम लोग इसी तरह स्टेट पेपर 2 का तैयारी करते रहेंगे और बीच बीच में BPSC 4.0 के भी कुछ क्लासें हो सकती है और उम्मीद है कि छठ पूजा के बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड पे क्लास कर सकते हैं। लगभग 75% उम्मीद है, क्योंकि उसका प्रक्रिया चल रहा है, जहाँ पे हम लोग डिटेल में आमने सामने से बातें करेंगे। अब देखिए यहाँ है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए भाषा की जो शुद्धता है हिंदी में और व्याकरण का जो है नियम को देखते हुए ये जो माना गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना गया है, क्योंकि जब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक में रहते हैं 1903 से 1920 तक, तो बहुत से कवियों को फटकार लगाते हैं कि आप व्याकरण का ध्यान दीजिए और भाषा का जो है ख्याल रखिए कि भाषा का कैसे उपयोग करें। तो ये जो है इनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, उसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1912 ईस्वी में होता है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। और भारत भारती एक राष्ट्रीयवादी कविता है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना उभर कर आई है और ये काव्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त भी कर ली गई थी, बाद में पुनः प्रकाशित की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि 1912 में जब ये रचना आती इतना प्रसिद्ध होता है कि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जो है राष्ट्र कवि का उपाधि दे देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, तो किनके नाम पर किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। तो देखिए साकेत जो रचना है उसमें अगर आप देखिएगा तो एक एक चीज़ों को गौर करने के बाद पता चलेगा कि इसका जो चरित्र है इसमें लक्ष्मण और उर्मिला ये दोनों चरित्र को जो है विकसित किया गया है। यानी जो गौंड था जिनके त्याग को कोई नहीं समझा था उसको जो है साकेत में दिखाया गया है। तो लक्ष्मण और उर्मिला के जो चरित्र हैं उसके विकास से जुड़ा हुआ है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न है, परवेश कुमार सिन्हा द्वारा बोधगया से किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो साहित्य उदय पत्रिका का प्रकाशन किया गया था जो ऑनलाइन था, फिलहाल अभी बंद है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसमें जो है राष्ट्रीय भावना की जो है रूपरेखा है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए प्रश्न को आप देखिए तो आपको पता चल रहा है कि रीतिकार को अलंकृत कार किसने कहा है। तो देखिए रीतिकार को जो अलंकृत कार कहने वाले हैं वे कौन है आपको बताना है। तो अलंकृत कार कहने वाले कौन है, तो मिश्र बंधु ने इन्हें जो है अलंकृत कार कहा है रीतिकार को। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आए प्रश्न, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। आगे देखिए पूछा गया है, खुसरो की रचना खरीकबारी वस्तुता है, तो ये क्या है आपको बताना है। देखिए अमर खुसरो की जो रचना खरीकबारी है मुख्यतः जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। तो विकल्प फारसी हिंदी शब्दकोश है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसकी संख्या कितना माना है। तो ये जो है 12 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। और कौन कौन प्रमाणिक है, तो तुलसीदास का जो पढ़ना है विद्याकांड उसमें जो है विस्तार से बताया गया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, क्लास करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। केशव दास की रचना निम्न में से कौन सी है। तो देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला, तीनों रचनाएं को अगर आप देखते हैं तो तीनों जो है उन्हीं की रचना है। तो विकल्प घ जो है सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और 100 प्रश्न में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें जो है हौसला मिलता है। आप जब हमारा साथ देते हैं, अंत तक देखते हैं, तो हमें भी
और जो है दुगना उत्साह से मेहनत करने का मन करते हैं ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी नेट का भी जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें और कुछ कुछ क्लास भी होता रहेगा, जिससे अगर जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए ए स्टेट ख़त्म होगा नवंबर में, उसके बाद हो सकता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। और जो है बीच बीच में यूजीसी नेट के भी क्लास होता रहेगा, समय मिलेगा तो देखते रहेंगे। अब देखिए प्रश्न है हो री किसकी रचना है। देखिए ये जो रचना है ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हिंदी रंगमंच का जो जनक है वो किन्हें माना गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतेंदु युग में सर्वाधिक जो विकास है किस विधा की हुई है, यानी हिंदी विधा की जो है तो किस विधा जो है सर्वाधिक जो है प्रभाव में रहा है भारतेंदु युग में। तो नाटक विधा आपको ध्यान में रखना है। जो भारतेंदु युग आता है तो नाटक विधा, और द्विवेदी युग में जो है निबंध विधा जो है हावी रहता है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पूछा गया है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतर को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, यानी ये जो उपयुक्त पंक्तियाँ दिया गया है, ऊपर जो पंक्ति दी गई है ये इसके रचयिता कौन है। तो ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए ये लिखा गया है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो ये पंक्ति जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो भारत में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो 1936 में किया गया था, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो 1936 में होता है, इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रेमचंद को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। अब पूछ सकता है कि 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष जो है सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रेमचंद थे। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। कब हुआ था, तो 1936 में। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है। तो बैठे ठारे का धंधा जो प्रयोगवाद को कहा है वो किसने कहा है, तो देखिए इसका सही आंसर नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे, यानी विकल्प ख जो है सही आज हो जाएगा। और ये जो है भी प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिला है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आया है, किस आलोचक ने प्रपद्य आंदोलन को रूपवाद या करावाद माना है। देखिए प्रपद्यवाद यानी इसका दूसरा नाम जो है वो नकेनवाद है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिहार के 3 रचनाकारों द्वारा प्रपद्यवाद यानी नकेनवाद की शुरुआत की गई थी, जिसमें नरेश मेहता, नरेश केसरी कुमार और नरेंद्र बिजू शर्मा, ये तीनों रचनाकार थे जो नकेनवाद का शुरुआत किए थे। अब इसको जो है रूपवाद या करावाद कहने वाले कौन हैं, तो ऐसा जो कहने वाले हैं वो बच्चन सिंह हैं, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। तो प्रेमघन ने जो है कौन सी पत्रिका का संपादन किया है ये आपको बताना है। तो ये जो है आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया था, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए है, पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो पूस की रात जो कहानी है उसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न में कहा गया है, पूस की रात कहानी में हरकू किसके लिए 3 रुपये बचा कर रखा था। तो हरकू जो है
कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचा करके रखा था। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। कंबल खरीदने के लिए जो सहना आता है मांगने के लिए, तो कर्ज के पैसा जो है उसे दे देता है और कंबल नहीं खरीद पाता है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है? तो देखिए, इसका जो नायक है यानी गोधन जो है, उसका जो है हुक्का पानी बंद रहता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग को PDF भेजा गया है, 2-4 बार जो है कहानी को पढ़ लीजिए, क्योंकि बीच से भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप आंसर उसका अच्छा आसाम से कर पाइएगा। तो कहानी को भी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। पंचराइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के किस संग्रह में संग्रहित है? तो देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु का जो कहानी संग्रह है ठुमरी, उसमें जो है पंचराइट कहानी को संग्रहित किया गया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अग्निखोर ये जो है उन्हीं की रचना है। आगे देखिए, प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन हुआ है? तो देखिए, इसमें अगर कहानी को पढ़िएगा चीफ की दावत, तो पंजाबी जो है राज्य है, यानी पंजाबी जो संस्कृति है उसका जो है वर्णन किया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो चीफ की दावत जो कहानी का प्रकाशन हुआ था, यानी चीफ की दावत जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था? भीष्म साहनी की रचना है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी की किरण किसकी पुत्री थी? तो ये जो पुत्री थी किसकी पुत्री थी आपको बताना है। तो ये जो कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा, योगेश्वर की जो है पुत्री थी, जो का जो है नगेंद्र से जो है शादी हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो ये जो उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध रचना है। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो कहानी है इससे संबंधित 1-2 बिंदु है कि इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था, और ये जो है फरसबैग की हिंदी की प्रथम रचना है, यानी फरसबैग में ये कहानी लिखी गई है। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध पे जो है ये कहानी आधारित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। 50 प्रश्न हो गया है, 50 और है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो कहानी का प्लॉट जो पाठ है वो कौन सी विधा है? तो ये जो है कहानी है, यानी शिवपूजन सहाय की प्रसिद्ध कहानियों में एक है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, पूछा गया है, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है? तो देखिए, जो जमाने की बात हुआ है अपना प्रभुत्व जमाने का, यानी एक कंगाल आदमी भी किसी पर जो है अपना प्रभुत्व जमा सकता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है, आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है? तो आचरण की सभ्यता की जो भाषा है वो सदा मौन रहती है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, आचरण की सभ्यता आपको निबंध पढ़ना है। सरदार पूर्ण सिंह का बहुत ही बेहतरीन निबंध है, जहाँ से एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है, क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? यह किस निबंध से दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये गेहूं और गुलाब निबंध से दिया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आगे देखिए, लिखा गया है, भारतीय संस्कृति को लेकर सर्वाधिक निबंध किसने लिखी है? तो सर्वाधिक निबंध जो लिखी गई है वो किनके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक जो संस्कृति को लेकर के लिखा गया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति निबंध किस निबंध संग्रह से दिया गया है? तो श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है वो चिंतामणि में संग्रहित है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, जिसमें चिंतामणि भाग 1 से दिया गया है, और भाग 1 में लगभग 17 निबंध है, जिसमें एक श्रद्धा और भक्ति भी है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो हिंदी में जो कलात्मक निबंध के जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी अकार पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? तो अकार पुरुष जो गांधी है वो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया जीवनी है, विकल्प क सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है? तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। अगर सभी को ध्यान से देखिएगा तो सभी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो ये जो कहानी कहा है तो अपनी किस रचना को कहा है, ये आपसे प्रश्न देखिए पूछा गया है। तो कृतिलता को ये जो है खुद कहानी कहा है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। विद्यापति आदिकालीन कवि थे, बिहार से इनका संबंध है, बिहार में जन्म हुआ था, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घरे आयो हो राजा राम भरतार, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो ये जो पंक्ति है कबीरदास के द्वारा लिखी गई है, जो आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, पढ़ना भी है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है? तो देखिए मैंने उसको कविता जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, और ये कविता जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह से दिया गया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, भ्रमर गीत में ज्ञान और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कौन है? ज्ञान और निर्गुण भक्ति का जो प्रतीक बनाया गया है भ्रमर गीत में, वो किन्हें बनाया गया है? तो इनके जो है प्रतीक बनाया गया है वो उद्धव को बनाया गया है, जो समझाने के लिए राधा को जाते हैं, यानी गोपियों को समझाने जाते हैं, लेकिन गोपियां जो है भारी पड़ जाती है और निर्गुण और ज्ञान को जो है यहाँ पे झुकना पड़ता है। तो सूरदास ने ऐसा किया है, यानी अपनी सगुण भक्ति के सगुण और अज्ञानता के कारण जो नीचे जो है ज्ञान और निर्गुण को झुकाया है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, उद्धव। आगे देखिए पूछा गया है, उद्धव हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं? तो देखिए निपट अनाथ जो बता रही है वो अपने आप को कौन बता रही है? तो गोपियाँ जो है बता रही है, यानी कहते हैं हम जो निपट अनाथ हैं, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं रघु पर प्यारे, क्या ना मरण भी साथ हमारे, शरण किसे छलता है, उपयुक्त पंक्ति किसका है? तो देखिए ये जो पंक्ति है ये जो पंक्ति है मैथिली चंद्रगुप्त की रचना है, यानी आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है वहीं से ये दिया गया है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चुक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए ये जो पंक्ति है ये नागार्जुन की शासन की बंदूक कविता से ली गई है, जो आपके सिलेबस में लगना है, यानी पढ़ना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? तो देखिए शासन की बंदूक जो कविता है इसको अगर पढ़िएगा तो निरंकुश शासन पे जो है प्रहार किया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। प्रश्न है, तुमुल कुराहर कविता कमायने के किस सर्ग से दिया गया है? तो देखिए ये जो कविता है ये निर्वेद सर्ग से दिया गया है, यानी निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है, तो उसी से दिया गया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। कमायने के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, और इसमें जो है 15 सर्ग है, जिसमें 12वां सर्ग निर्वेद है, उसी से ये कविता दिया गया है, तुमुल कुराहर, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर, चेतना थकसी रही तब मैं मरे की बात रे मन, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, तुमुल कुराहर कविता से दी गई है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, जीवन का झरना कविता में सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं?
तो सुख और दुख को जो है किसके दो किनारे बताए गए हैं, तो जीवन के जो है दो किनारे हैं, सुख और दुख, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे देखिए है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मराकी मारी अटारिका प्रकार। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो ये जो पंक्ति है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, विकल्प क सही हो जाएगा। और ये तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो आपके पूरे सिलेबस को जो है टॉपिक वाई हम बताए हैं और सभी का जो है बेहतरीन प्रश्नों को नीचे भी उसका दिए हैं, यानी एक एक टॉपिक को बेहतर तरीका से बताने का प्रयास यूट्यूब पे जो है कोई किया है तो हिंदी जंक्शन पे किया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही आपके पास जो है हिंदी साहित्य जितने भी टॉपिक निबंध है, उपन्यास है, सभी को बेहतरीन ढंग से बताया गया है, जिससे आपका तैयारी 100% हो जाएगा। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो क्लास भी देख सकते हैं, और अभी जो आपका 15 से 17 क्लास बाकी है उसको हम लोग करते चलेंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आप लोग चिंता करने की बात नहीं है, आप जितना पढ़िएगा यहाँ उतना ही एग्जाम में पूछेगा, एक दो प्रश्न इधर उधर से रख सकता है तो उसको जो है हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए पूछा गया है तोड़ती पत्थर कविता का प्रकाशन वर्ष है, तो ये जो कविता का प्रकाशन हुआ था 1935 में किया गया था, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा 1935 में। आगे बढ़ते हैं, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, तो कितनी नावों में कितनी बार जो पुस्तक है वो अज्ञेय की है और 1978 में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो हिंदी भाषा में सर्वप्रथम जो सुरेंद्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और 1968 में दिया गया है। रचना क्या था, तो चिदम्बरा था, ये ध्यान में रखिएगा, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए प्रश्न है, हिमालय कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए हिमालय के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है नगपति, दिव्यभार, विशाल, सभी का प्रयोग किया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, सभी शब्दों का प्रयोग किया है। आगे देखिए प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें कौन सी एक भाषा नहीं है जो यहाँ दिया गया है विकल्प में, तो उसमें चुनना है कि कौन सी नहीं शामिल है। तो देखिए नेपाली, संस्कृत और मैथिली तीनों भाषा शामिल है, लेकिन अंग्रेजी जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत में अंग्रेजी को ही तवज्जो दिया जा रहा है, तो ये अशोभनीय है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। आगे देखिए यहाँ बताया गया है, मेघगीत कविता के रचनाकार कौन है, तो मेघगीत जो कविता है वो किनकी रचना है, तो जानकी बल्लभ शास्त्री की रचना है, जिनका जन्म गया जिले के मेघरा नामक ग्राम में हुआ था, बिहार के ही गया जी में, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक में जो दृश्यों की संख्या है वो कितनी है, तो इसमें जो दृश्य हैं वो कितने हैं आपको बताने हैं, तो इसमें जो दृश्यों की संख्या है वो 44 है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। 4 अंकों में विभक्त है ये नाटक, और ये नाटक जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ते हैं, आज आषाढ़ का एक दिन नाटक का अंत आषाढ़ के किस दिन से होता है, तो ये जो नाटक है इसका नाटक का अंत आषाढ़ के जो है पहला दिन से होता है, विकल्प क सही हो जाएगा। और शुरुआत भी आषाढ़ के पहला दिन से होता है, इसलिए आषाढ़ का एक दिन नाटक का नाम दिया गया है। मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। इसके नायक जो है कालिदास हैं, नायिका जो है मल्लिका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, जायसी के प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है, जायसी की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है, तो जायसी की जो प्रसिद्धि का आधार है वो उनके ग्रंथ पद्मावत जो है उसी पे प्रसिद्धि मिला है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। कन्हावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ये तीनों रचनाएं भी उन्हीं की है।
आगे है रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है। तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में जो है कलयुग का वर्णन किया गया है। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। इसमें 7 कांड है, ये ध्यान में रखिएगा। 7 कांडों में ये विभक्त है, यानी 12 कांड से शुरू होता है और ये उत्तर कांड तक चलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे है त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है। तो मृणाल जो है अपनी सारी बातें किससे बताया करती है। तो जो है प्रमोद जो है उससे बताया करती है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है। तो कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है आपको बताना है। तो इसमें एक मालती पात्र है, यानी मिस मालती। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, जो है डॉक्टर है। और मिस्टर मिश्रा जो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। और ये कृषक जीवन का महाकाव्य भी इसे कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। मेरा आचार्य उपन्यास में मेरीगंज के यादव टोली का मुखिया कौन है। तो मेरीगंज जो गांव का वर्णन किया गया है, उस गांव में जो है यादव टोली का मुखिया कौन रहता है। तो खेरावन यादव रहता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए मेरा आचार्य जो रचना है इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इसमें किसका वर्णन है, तो पूरे जो है राजनीतिक परिवेश में उस समय का वर्णन किया गया है। इसमें बहुत से पात्र जो हैं और इसमें जो है बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। आंचलिक उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो देखिए भरत मुनि जो रसों की संख्या मानते हैं वो 8 मानते हैं। अभिनव गुप्त आते हैं तो शांत रस को जोड़ करके इसकी संख्या 9 बता देते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी आते हैं तो भक्ति को जो है रस के रूप में स्थापित करके 10 बता देते हैं। बाद में एक और भी आ गया है तो 11 है। अब आपको जो मुख्यतः पूछा जाएगा रसों की संख्या कितनी है, तो 9 है। भरत मुनि ने कितना माना है, तो 8 माना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 9वां रस कौन है, तो शांत रस है। आगे है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस जो है उसका स्थायी भाव जो है शोक हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ जो रस का वर्णन किया गया है ये करुण रस है, यानी आंखों से आंसू टपकते हुए राम जो है सीता का पता पूछ रहे हैं कि कहाँ गई है, तुम कुछ तो बताओ। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है। तो आपको देखना है। अब देखिए यमक अनुप्रास और श्रेष्ठ सभी क्या है, शब्दालंकार है, लेकिन उत्प्रेक्षा जो है अर्थालंकार है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार दिया गया है वो रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है छंदों को पढ़ते समय विराम स्तर को क्या कहा जाता है। तो छंदों को पढ़ते समय जो विराम स्तर है उसे यति कहा गया है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और यति गति तुक रय ये सब का संबंध किससे है, तो छंद से है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भामह को माना जाता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। भामह को अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2-4 प्रश्न और है, देख लेते हैं। किस छंद के प्रथम चरण में 13 तथा द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती है। तो ये जो छंद है ये कौन कहलाता है, तो दोहा कहलाता है। और दोहा के ठीक विपरीत जो है वो सोरठा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चौपाई में एक चरण में जो है 16 जो है मात्राएं होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और रामचरितमानस में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए है मदोन्मत का सही संधि विच्छेद है। तो मदोन्मत यानी मद जोड़ उन्मत, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी इसका जो सही संधि विच्छेद है मद धन उन्नत, यानी मद जोड़ उन्मत, तो मदोन्मत हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा गया है निशाचर में कौन सा समास है, यानी निशाचर यानी निशा में चलन करने वाला,
तो ये जो समास हो जाएगा इसमें कौन सा है, तो इसमें जो समास है ये बहुविधि समास हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। निशाचर, अब निशाचर कौन है, तो रात में चलता है जिसे चोर भी कहा गया है। आगे देखिए पूछा गया है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी सरल प्रश्न भी आपको कठिन लगने लगते हैं। तो जब भी एग्जाम हॉल में जाइए तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़ करके समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, वरना आप जानते हुए गलती करके आ सकते हैं। तो उससे बचना है ताकि एक एक नंबर आपका झोले में आ सके। अब देखिए यहाँ पूछा गया है अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अतीब शब्द में जो है अति उपसर्ग आया है, ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प को सही हो जाएगा। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चरण शब्द में जो प्रत्यय आया है वो कौन सा है, तो चरण में जो है अन प्रत्यय आया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए एक तरनी है, तरनी शब्द किसका पर्यायवाची है, तो ये जो तरनी लिखा गया है बड़ी मात्रा है नी में, तो ये जो पर्यायवाची है ये नौका का है, और अगर इस प्रकार से नहीं रहता यानी छोटी मात्रा नी में रहता तो ये इसका मतलब हो जाता तरनी मतलब सूर्य। तो ये ध्यान रखिएगा, तरनी तरनी, तो ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, उदार का विलोम है, यानी उदार जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो उदार का हो जाएगा कृपण, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको बिहार स्टेट पेपर 2 यानी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा करवाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आया है, कितना सही हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही आपको जितने भी क्लास करवाए गए हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट करवाए गए हैं, इसे 2-4 बार देखिएगा, ताकि आपको यहाँ से जो 15-20 नंबर पूछे जा रहे हैं उसका आपका जो है तैयारी हो सके। और 15 नवंबर को आप सभी का एग्ज़ाम है, तो 10 से 12 या 13 नवंबर को जो है मैराथन करवाया जाएगा। उससे पहले 5 से 7 तक आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो 15 से 17 टॉपिक है जिसको हम लोग देख लेंगे जल्द ही, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी देखते रहेंगे बीच बीच में। एक दिन मैराथन होगा, आपका संपूर्ण तैयारी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट आपको मिले, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको तुरंत में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप 2-3 बार 4 बार देखिएगा तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो ये तैयारी हो जाएगी स्टेट पेपर 2 के। कहीं भी आपको प्रैक्टिस सेट या क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इन सभी को रखते हैं तो आपको कोई भी पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन में जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन के माध्यम से बहुत से विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने अपने जो है टीचर बनने के सपना को पूरा किया है। आप भी कर सकते हैं, तो बने रहिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जाते जाते आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली है तो सभी की बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।